चलो पहले होमवर्क से डिस्कस करते हैं। We'll discuss homeworks first. ई केस कौन सा है? ई सीरीज में कौन सा है? E5 and E6 ना? E5 is June 2015. Let me just इसके थ्रू करते हैं। हाँ TFAU 8 ठीक है, बोलो ओएल कितना आया? 1 पॉइंट। FL CL क्या ओएल भी गलत है? ओएल कितना है? कि अकेले को बोल रहे, सब लोग तो शांत थे साले। FL ठीक है। CL 2.88 टाइम्स। आपको पूछा गया था इंटरप्रेट द कंपनीज कंबाइंड लेवरेज, तो आपने कुछ इंटरप्रिटेशन लिखा? क्या नेट प्रॉफिट और ईपीएस? अगर आपको याद है सीएल का 2 लेवल फॉर्मूला वाज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर सीएल का जो 2.88 आया है, इसका मतलब क्या कि अगर आपका सेल्स जो है फॉर 1% चेंज इन सेल्स, फॉर 1% चेंज इन सेल्स, ईपीएस चेंजेस बाय 2.88%। अगर सिर्फ आपका 1% से चेंज हुआ, ईपीएस 2.88% से चेंज होगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, भाई सब आ ही नहीं रहे। तो सबका आया आंसर, किसी का अलग नहीं आया ना? यही आंसर है। ठीक है, E6 निकालना कहता है ओएल एफएल एंड सीएल ऑफ ऑल द फर्म्स। तो ओएल यहां पे लिख रहा हूं, एफएल एंड सीएल। बोलो ओएल ऑफ फर्म एक्स। नेक्स्ट फर्म वाई का ओएल लास्ट का। एफएल ऑफ फर्म एक्स 11 अच्छा 1.173। नेक्स्ट उधर ठीक है, लास्ट सीएल नेक्स्ट 51952। इट्स ओके, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, 52 लेते हैं। नेक्स्ट 1.216। ठीक है, दिस इज योर E6। खुल रहा है क्या ये दादा? आंसर सेम है क्या सबका? किसी का अलग नहीं आया ना? फिर छोड़ो, फिर नहीं चेक करना, क्योंकि इतने लोग एक साथ गलत नहीं जा सकते। हाँ नहीं, इंटरप्रिटेशन ऐसा होता का। हाँ, ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। सी, अब जब आपको पूछा गया है कि 3 फर्म्स है, और अब इट विल नॉट मेक सेंस कि आप हमेशा ये लिखो कि फर्म एक्स अगर सेल चेंज हुआ तो 1% तो 80% से ईबीआईटी चेंज होगा, इसका 80% से, इसका 80% से। नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरप्रिटेशन ये करना है कि जस्ट, हाँ इंटरप्रिटेशन का पार्ट अच्छा है इसका, मैं बोलता हूं। देखो अब सबसे पहले देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज किसका सबसे ज्यादा है तीनों फर्म्स में से? इधर जो ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे ज्यादा है, तो आप लिखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ फर्म बी इज द हाईएस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द फर्म बी इज द हाईएस्ट। सो इसका लॉजिक क्या है? आप अगर चेक करोगे तीनों में से सबसे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट किसके पास है? तो ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ज्यादा बेनिफिट। oil is what? Taking benefit of fixed cost. So higher the oil, so higher the fixed cost, higher will be the operating leverage. तो आप लिखोगे पहला वाला पॉइंट। तो इंटरप्रिटेशन में पहला आप लिखोगे oil of y
is highest, OL of y is highest because of higher fixed cost, because of higher fixed cost, बिकॉज उसके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए y का OL जो है वो सबसे हाईएस्ट है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं FL की, FL किसका हाईएस्ट है? क्या वो भी y का हाईएस्ट है? क्यों? सेम लॉजिक लगाना यार, इंटरेस्ट देखो ना, राइट डाउन FL of y is highest because of higher interest, because of higher interest। अब एक पॉइंट जरूर है, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि ओएल का वैल्यू 0 है, एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ओएल का वैल्यू 1 है। तो सिमिलरली अगर जिस फर्म ने इंटरेस्ट डेट लिया ही नहीं है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोइंग्स किए ही नहीं है, इधर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं तो एफएल नहीं, एफएल नहीं इसका ये मतलब कि द वैल्यू ऑफ एफएल शुड बी 1। तो आप चेक करो क्या फर्म जेड का एफएल 1 है? क्यों 1 है? बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट देखो क्या है, 0 है, मतलब एफएल का बेनिफिट या एफएल फर्म जेड में है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है। बट एफएल नहीं है, इसका प्लीज ये इंटरप्रिटेशन मत बताओ कि एफएल का वैल्यू 0 आएगा, नहीं, इफ एफएल इज एब्सेंट वैल्यू इज 1। ठीक है, तो आप लिखोगे उधर ही सेकंड पॉइंट में लिखोगे एफएल ऑफ जेड इज 1 indicating no financial leverage due to zero interest, no financial leverage due to zero interest। एंड लास्ट आप चेक करो कंबाइंड लेवरेज। अब सिंपल लॉजिक है, अगर फर्म Y का ओएल सबसे ज्यादा है, फर्म Y का एफएल सबसे ज्यादा है, तो लॉजिकली फर्म Y का ही सीएल सबसे ज्यादा होगा। तो सीएल ऑफ Y इज हाईएस्ट ड्यू टू हायर ओएल एंड एफएल, ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। आप ये कंक्लूजन लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, यू नीड नॉट राइट सिंगल। तो ऊपर के क्वेश्चन में हमने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अपने को सीएल को इंटरप्रेट कर रहा था ना, तो हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, इतने इतने से अगर सेल चेंज होगा तो ईपीएस इतने से चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने नेवरदलेस सी, ये इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव, आपके ऊपर है वो, आपको क्या इससे आ रहा है। अब अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो जरूर कि अगर सेल 1% चेंज होता है तो फर्म वाई का ईबीआईटी इतने से चेंज होगा, फर्म एक्स का इतने से चेंज होगा, फर्म वाई का इतने से, फर्म जेड का इतने से, चलेगा, आप लिख सकते हो 100%। तो डोंट वरी ऑन दैट। नेक्स्ट कौन सा था होमवर्क? क्वेश्चन 14 ना, आई थिंक वो सिमिलर, वो असेट टर्नओवर रेशियो वाला था। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था, आप मुझे बस ईपीएस होता डायरेक्टली, लेट मी नो द ईपीएस 52.20, परफेक्ट। ओएल, एफएल, सीएल 1.148, जो क्या है 1. अच्छा हाँ, डिपेंडिंग कि आप इधर क्या लेते हो इधर क्या लेते हो, इसका आंसर बदलने के चांसेस है। ठीक है, 1.143 और ये 1.1111 ऐसा है क्या? हाँ, 1.035 के आगे भी कुछ रहेगा ना। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डिजिट्स यू टेक, योर सीएल विल बी डिफरेंट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी को कोई होमवर्क जमे नहीं है, किसी को कोई होमवर्क में डाउट है, आपने प्लीज होमवर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, जाए आगे। एक काम कर दो ना, अच्छा नहीं तुमको ये नहीं है ना, बट एक काम कर, होमवर्क केलायस ना, तर फोटो खींच मला पाठव, मी ते ग्रुपमध्ये टाकतो, बिकॉज आई थिंक आप लोग ग्रुप पे नहीं डाल सकते होमवर्क, कम्युनिटी एडमिन्स नहीं है ना तुम लोग, सैड। मेरे को डालो, मैं भेजता है। चलो, लेट मी गो टू अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 you will mark for
रिविजन, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स समथिंग डिफरेंट। आपको क्वेश्चन का लाइन देके समझ जाएगा इट्स समथिंग डिफरेंट। नंतर नंतर आरामात लेक्चर नंतर। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मालूम है, बैलेंस शीट। अब सुनो, आपको एक राहत है, क्या राहत है, एक और चैप्टर ऐसा है रेशियो एनालिसिस जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाने का रिक्वायरमेंट रहेगा, बट यहाँ पे आपको शेड्यूल 3 में नहीं बनाना, सिंपल टी फॉर्मेट चलेगा। ये एफएम, अगर आपको याद है मैंने बताया इट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो भी है ये आपके मैनेजर्स के लिए या आपके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। अब मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व, नहीं जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको जो आप बचपन में बनाते थे ना 11वीं 12वीं फाउंडेशन में, टी फॉर्मेट में बनाना, सिंपल। इन्फॉर्मेशन देखो क्या दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या आपको याद आ रहा है पी रेशियो का फॉर्मूला? अगर बेटा रिकलेक्ट, पी रेशियो का फॉर्मूला सिखाया था ना? हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो फॉर्मूला है ना, पी मतलब प्राइस, ई मतलब अर्निंग्स, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, वो 3 टाइम्स दे रखा है आपको। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर मतलब आपका एमपीएस कितना दिया है, एमपीएस इज 18। तो अगर आपको एमपीएस दिया है 18, पी रेशियो दिया है 3 का, तो क्या आप ईपीएस निकाल सकते हो आराम से। 3 इज इक्वल्स टू एमपीएस ऑफ 18 डिवाइड बाय ईपीएस, देयरफॉर ईपीएस इज हाउ मच, 6 रुपीज। अर्निंग पर शेयर 6 रुपी पर शेयर, मतलब लोगों को जो शेयर होल्डर को 6 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर बोला है ऑफ रुपीज 10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बोलो? आई 6 कैसे? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10 रुपए। क्यों निकाला सर मैंने? बिकॉज आपको जो बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर बोला है अगेन, आपके पास 1000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर 100 का है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी अगेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बोथ ऑफ देम आर 2:1 और 2 टाइम्स आप बोल सकते हो। इनकम टैक्स रेट इज 40%, वेरिएबल कॉस्ट इज परसेंट ऑफ सेल्स रेट इज 60%, तो टेल मी पीवी रेशियो कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10%। क्या आपको डेट अमाउंट दिया है? नहीं, डेट अमाउंट दिया नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट रेट ऑन डेट दिया है, तो कुछ तो तिगड़म विगड़म लगा के डेट का अमाउंट आ जाएगा। डेट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट विल बी डेट अमाउंट। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स कैलकुलेशंस करने हैं, बट फर्स्ट मैं आपसे चाहता हूं कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, आप दोनों को पहले फॉर्मेट आउट करें। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेल्स टिल ईपीएस, बैलेंस शीट नॉर्मल टी फॉर्मेट बनाएंगे। लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 है ना, नहीं 12 है, पेज income statement will start from sales less variable cost, therefore contribution less fixed cost, it will give you EBIT less interest, this will give you EBT लेस टैक्स का रेट क्या है, therefore PAT। now please be very very careful, why? प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आप पैट में से पहले माइनस करोगे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड देन आपका आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स EAES, यू डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ शेयर्स एंड यू गेट EPS, ठीक है। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है मुझे बताओ। ईपीएस निकालना पड़ेगा, वो अपने निकाला है रफ में, बट वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, फिर लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, सर कौन से ले, इक्विटी की प्रेफरेंस, विल ऑलवेज टेक इक्विटी। क्यों? ऊपर का प्रॉफिट अगर इक्विटी वालों का है तो शेयर्स भी इक्विटी रहनी चाहिए। कितने? 10,000। आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल सकते हो,
1000 शेयर्स इंटू 100 रुपए प्रति शेयर का फेस वैल्यू इंटू 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड रेट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 12,000. टेल मी और व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू? भाई ईपीएस है, वो वर्किंग करेंगे फिर लिखेंगे, बस केस क्लोज. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है 60%, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 40%. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है. ओके, अब यहां पे आ जाएगा आपका सिंपल नीचे बैलेंस शीट. क्या आपको असेट्स दिए है क्या? असेट्स दिए है क्या? सर बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे? असेट्स हो बैलेंसिंग फिगर. आई नो वन थिंग, टोटल ऑफ लायबिलिटी इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स. सो यहां पे मैं लिखूंगा असेट्स, आई डोंट नो, इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले आ जाएगा आपका. कितना इक्विटी शेयर कैपिटल? 1,00,000 रुपीज. कैसे? 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए पर शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10. नेक्स्ट आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मालूम है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10, सॉरी 100, 1,00,000. और नीचे इंटरेस्ट के ऊपर का रेट कितना है, डेट के ऊपर का इंटरेस्ट रेट कितना है, तो लिखूंगा 10% डेट. अमाउंट नहीं पता बट छोड़ दो. तो दिस इज द सिंपल बैलेंस शीट. आप इसमें और कुछ नहीं ले सकते. ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डिप्रिसिएशन, ये कुछ नहीं आएगा इसमें, बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं है. तो फॉर्मेट आपने आउटलाइन किया है, you have outlined the format, now you have to proceed ahead with the calculations. तो मैं पहले लूंगा वो ईपीएस, वर्किंग नोट 1. पी रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस. पी रेशियो इज गोइंग टू बी 3, एमपीएस इज 18, डिवाइड बाय ईपीएस, देयरफॉर ईपीएस इज हाउ मच? 6 रुपीज. तो अब जाके आप ईपीएस को ऊपर लिखो. अब जाके आप ईपीएस को ऊपर लिखेंगे. नो, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है और ईपीएस मालूम है, आपको ईएईएस मिल जाएगा 60,000. 60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है, आपको पार्ट मिल जाएगा 72,000. अब आपको मालूम है पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू 60%, तो 100% पीबीटी कितना होगा? 72,000 डिवाइड बाय 60%, 1,20,000. तो therefore tax is 48,000. ठीक है. अब ऊपर का जो हिस्सा है वो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, बट आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट. हाँ, इंटरेस्ट लिमिट मेरे को ईबीटी मिल गया ना, तो एफएल यूज करूंगा. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल गया, इंटरेस्ट मिल जाएगा. राइट डाउन. तो सेकंड वर्किंग नोट आप लिखोगे एफएल. तो इसमें जब भी ओएल एफएल बना रहेगा ना, एफएल हमेशा पहले यूज करो. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज द फॉर्मूला ऑफ एफएल. एफएल कितना है? हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, गुड. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी. तो एफएल वाज 2 ना, ईबीआईटी कितना है? ओ सॉरी, वो नहीं पता है, वही ढूंढना है. कल से मेरे को भी एक शीट लेके आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है. ईबीटी कितना है? 12 लाख. तूने 1,20,000 बोला क्या? शांति शांति. 1,20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड and divide by tax is 40 to 1 minus 0.40. तो पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे. वो डिनोमिनेटर कितना आता है? Therefore EBIT is 2 lakh rupees, correct? EBIT is 2 lakh rupees.
तो ईबीआईटी 2 लाख रुपए है, आप ऊपर जाके लिखोगे 2 लाख रुपए इन द ईबीआईटी कॉलम। तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट 80,000 है तो लोन अमाउंट कितना रहेगा? परफेक्ट। 80,000 का इंटरेस्ट डिवाइड करोगे उसको 10% के रेट से, तो आपका डेट जो है वो 8 लाख का आएगा। आपका बैलेंस शीट 10 लाख का टोटल है, असेट्स भी 10 लाख के रहने चाहिए लॉजिकली, एंड देयरफॉर योर बैलेंस शीट इज कंप्लीटेड। सिंपल इतना ही बैलेंस शीट है, और कोई इंफॉर्मेशन आप निकाल भी नहीं सकते, ढूंढ भी नहीं सकते। तो लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू राइट दिस ओनली। अब अपन ओएल यूज करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। राइट डाउन थर्ड नोट, ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ओएल कितना दिया है? कंट्रीब्यूशन नहीं पता, ईबीआईटी इज 2 लाख, therefore contribution is 4 लाख रुपीस। तो ऊपर जाके कंट्रीब्यूशन लिखेंगे 4 लाख, और कंट्रीब्यूशन करेस्पॉन्ड्स टू 40%। पहले फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 2 लाख का, फिर आप सेल्स निकालोगे। दो लाख डिवाइड बाय, सॉरी 4 लाख डिवाइड बाय 40%, सेल्स आर 10 lakh and therefore variable cost is 6 lakh rupees. So in this way the income statement is completed. तो बैलेंस शीट भी हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कोई डाउट है आपको? Look at question number 10. It's a very simple question, just calculation based कर लेते हैं। The capital structure of X Limited consists of equity share capital of rupees 10 lakh and 10 lakh rupees 10% debentures। 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है और 10 लाख रुपए के 10% के डिबेंचर्स है। सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स। पहले आप 1 लाख यूनिट बेच रहे थे, अब आप 20% ज्यादा बेच रहे हो। ठीक है, selling price is 10 rupee per unit, variable cost is 60%, fixed expenses are 2 lakh and income tax rate is 40%. Requirement, calculate percentage increase in EPS, degree of operating leverage, financial leverage and combined leverage at 1 lakh unit level and 1,20,000 unit levels. Comment on the behavior of OL and FN. तो सिंपल है, आपको दो इनकम स्टेटमेंट बनाने, एक 1 लाख यूनिट पे और दूसरा 1,20,000 के यूनिट्स पे। इनकम स्टेटमेंट का लास्ट पॉइंट ईपीएस है, तो 1 लाख यूनिट पे ईपीएस कितना और 1,20,000 पे ईपीएस कितना मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज निकाल लो। ओएलएफएलसीएल पूछा है एट 1 लाख यूनिट एंड 1,20,000 यूनिट, वो भी मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट से ही। तो सिंपल आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो रिवर्स कैलकुलेशन, नथिंग। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 5 ना। पर्टिकुलर्स 1 lakh units and 1,20,000 units.
सबसे पहले आपको सेल्स निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो जब आप 1 लाख यूनिट बेच रहे हो, आपका सेल्स होंगे 10 लाख के और बाजू में होंगे 12 लाख। क्वेश्चन सेज वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो 6 lakhs and 7,20,000. Therefore, you get contribution. It is 4 lakh rupees and 4,80,000. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा बिकॉज यू चेंज द यूनिट्स सोल्ड, तो फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। 2 लाख and 2 lakh. Therefore, your EBIT will be how much? 2 lakh and 2,80,000. ठीक है। नेक्स्ट EBIT में से आप माइनस करोगे। अब इंटरेस्ट आपको एट द रेट 10% है और डेट का अमाउंट कितना है 10 लाख। अब वो भी चेंज नहीं होगा इंटरेस्ट आपका, इट विल बी 1 लाख हियर एंड 1 लाख देयर। तो फिर आपका EBT आ जाएगा 1 लाख यहां पे और 1,80,000 यहां पे। क्या क्लियर है? नेक्स्ट, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो फर्स्ट केस इट इज 40,000 रुपीज, सेकेंड केस इट इज 72,000 rupees. Therefore, your PAT 60,000, 1,08,000. You divide this by number of shares. कितने? देखो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था और एक शेयर 100 रुपए का था ना। 10 लाख डिवाइड बाय 100, therefore EPS is 6 यहां पे एंड 10.8 यहां पे। तो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS। सिंपल, परसेंटेज चेंज इन EPS is equals to 10.8 minus 6 upon 6 into 100। बोलो, नीचे ओरिजिनल आएगा ना। अगर तेरे को इधर से चेंज करना है, so this is the new figure, this is the original figure, so it is new minus old upon old always। 80% है। Are you sure? Is it 80 or 8? 8% आ रहा है। 10.8 minus 6 कितना है? तो 80%, ठीक है। 80%, ठीक है, डन। नेक्स्ट, आपको बोला है कि OL, FL, CL तीनों के लिए। अब अपन क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। जब अपन ने परसेंटेज चेंज निकाल लिया, विल कंटिन्यू इनकम स्टेटमेंट। यहीं पे अपन लिखेंगे कि क्या क्या OL है, क्या क्या FL है, क्या क्या CL है, बट फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बोलो, फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन अपॉन कितना था 4 लाख, डिवाइड करो 2 लाख के EBIT से। OL इज 2 यहां पे, उधर 4,80,000 डिवाइड बाय 2,80,000। FL इज EBIT अपॉन EBT और यहां पे प्रेफरेंस नहीं है। बोला FL कितना है 2 times all के
नेक्स्ट 1.55 एंड CL इज OL इंटू FL 4 यहां पे, उधर कितना 2.665। अगर आप बस एक चीज ऑब्जर्व करते हो, आप आपका आंसर डबल वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आपका पूरा आंसर सही है क्या। CL कितना है 4। CL का टू फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको मालूम है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 20% और CL कितना है 4। तो अगर आपने सेल 20% से चेंज किया तो आपका EPS 20 इंटू 4 80% से चेंज होना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन चेक। चलते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि यू आर नंबरिंग द सब क्वेश्चन करेक्टली। सब क्वेश्चन ए था चेंज इन EPS और शायद बी था OL FL CL। ये बी का शायद पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट, अच्छा ए का फर्स्ट पार्ट EPS था और ए का सेकंड पार्ट ये OL FL CL था। अब बी आपसे पूछ रहा है कमेंट ऑन द बिहेवियर। देखो अब कुछ चीजें समझ लेना। ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ measure of operating risk. Operating leverage is a measure of operating risk. Operating risk का मतलब क्या, सी आप धंधा कर रहे हो, यू आर डूइंग बिजनेस, बट लेट अस से आपके गुड्स चोरी हो गए, आपके लेबर स्ट्राइक पे चले गए, और सम गवर्नमेंट बैन आपके ऊपर लग गया, मतलब सारे रिस्क जिससे आपका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, जिसके आपके सेल्स इंपैक्ट होंगे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। फाइनेंशियल लेवरेज इज द मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। एक कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क क्या है, व्हाट इफ माय प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप लोन लेते हो तो रिस्क क्या रहता है, क्या आप इंटरेस्ट और आपका जो डेट ऑब्लिगेशन है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हो क्या, तो उसको मेजर करता है फाइनेंशियल लेवरेज। और कंबाइंड लेवरेज जो है वो मेजर है ऑफ बोथ ऑपरेटिंग and financial risk, both operating and financial risk. It is a measure of both operating and financial risk. अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो ये डिस्कशन जानबूझ से छोड़ा गया था कि दो रिस्क होते हैं बिजनेस के, एक होता है एक बिजनेस रिस्क, दूसरा होता है ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल, सॉरी बिजनेस रिस्क इज ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क इज द सेकंड रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब क्या कि बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपका जो रिस्क आता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल की वजह से रिस्क आता है, आपका इन्फ्लेशन रिसेशन के रिस्क आता है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस से रिस्क आता है, तो जिससे आपके ऑपरेशंस हैम्पर होते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस या ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज डिफाइंड एज द रिस्क वेदर यू कैन सेटिस्फाइली मेक द पेमेंट्स ऑफ डेट। क्या आप डेट का पेमेंट कर सकते हो क्या, क्या आप इतना प्रॉफिट सफिशिएंट कहां पा रहे हो जिससे डेट का पेमेंट हो जाए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिपेमेंट वगैरह वो सब। तो ये होता है आपके फाइनेंशियल रिस्क। अब यहां पे ऑपरेटिंग रिस्क इज मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इट इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन इट इज मेजर्ड बाय कंबाइंड लेवरेज। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज का यहां पे एक पॉइंट है, हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज हायर इज द ऑपरेटिंग रिस्क। अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा होगा। Agreed, if your operating risk is more, obviously your rewards will be more. अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तभी आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, बट उसके लिए यू हैव टू टेक व्हाट, हायर रिस्क। तो हायर OL इज हायर ऑपरेटिंग रिस्क एंड नेचुरली हायर फाइनेंशियल लेवरेज विल बी
हायर फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर आप देखोगे यहां पे आपको जो बोला है कि कमेंट कर रहे हैं ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, यू हैव टू कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ओएल एंड एफएल। तो आप क्या चेक कर रहे हो, ओएल गिर रहा है कि बढ़ रहा है? ओएल इज फॉलिंग एंड ऑल्सो एफएल इज फॉलिंग। मतलब जो आप आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपका ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों रिस्क क्या हो रहा है? गिर रहा है। क्यों? बिकॉज द मोमेंट योर ओएल एंड एफएल आर फॉलिंग, इट मींस ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क आर आल्सो फॉलिंग। तो आप यहां पे कंक्लूड इतना ही करोगे, OL and FL both are declining, indicating a reduction, in both operating as well as financial risk, indicating a reduction in both operating as well as financial risk. Clear? Done? This was your question number 10. जब आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सेम है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 17 सेम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 अलग है। देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बस आपको एक हिंट देता हूं, आप फिर होमवर्क कर सकते हो। X corporation has estimated that for a new product, its break-even point is 2000 units if the items are sold at 14 rupee per unit. तो आपको break-even point दे रखा है। The cost accounting department has currently identified variable cost as 9 per unit. So selling price is given to you, variable cost per unit is given to you. Calculate degree of operating leverage for the sales volume of 2500 and 3000 यूनिट्स, मतलब 2500 3000 पे ओएल कितना निकाल। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, तो दोनों ही केसेस में कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। तो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा वो भी। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? इन्फरेंस वही है कि अगर ओएल गिर रहा है तो ऑपरेटिंग रिस्क गिर रहा है, अगर ओएल बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ रहा है। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में इन्फरेंस लिखा है वही इन्फरेंस आप यहाँ पे लिखोगे। बट सर हाउ टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट? सर फिक्स्ड कॉस्ट एज शी सेड, आप ये ब्रेक इवन पॉइंट से फिक्स्ड कॉस्ट निकालोगे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले बताए थे, एक ब्रेक इवन सेल्स का कैलकुलेशन और एक ब्रेक इवन क्वांटिटी का कैलकुलेशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब आप क्वांटिटी में एक्सप्रेस करोगे, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000, फिक्स्ड कॉस्ट आई डोंट नो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 14 माइनस 9, तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक आपका 1 लाख आ जाएगा, नहीं 10,000 आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच? 10,000 रुपीज। अब चाहे आप 2,500 बेचो या 3,000 बेचो, फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल जाएगा, यू कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन दीज लाइंस। ठीक है, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ओनली चैलेंज इन द क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कर सकते हो आप। 18 भी कर सकते हो वैसे। अब 18 जो है ना, 18 ना मेरे हिसाब से ये ऐसा क्वेश्चन है जो इतना दर्द देगा ना तुमको। क्यों? अब एक बच्चा चेक करना, आपके पास 3 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। तो आप सोचोगे सर 3 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, आंसर इज नो। व्हाई? फिक्स्ड कॉस्ट के 3 अलग अलग सिनेरियोज है। तो प्लान 1 में फिक्स्ड कॉस्ट के 3 सिनेरियो, प्लान 2 में फिक्स्ड कॉस्ट के 3 सिनेरियो, प्लान 3 में फिक्स्ड कॉस्ट के 3 सिनेरियोज। 9 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, 9। आपके ऊपर है, आप लगा तो एक ही इसमें फिट करो, या आप प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, तुम्हारे ऊपर है। बट इट इज सिंपल, आप 8 यूनिट बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
तो अगर मैं आपको बोलूं आपको ये सॉल्व कैसे करना है, अगर आप प्लान 1 पढ़ रहे हो तो प्लान 1 में आप 3 कॉलम करोगे, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी. सर व्हाई 3 सिचुएशंस? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट्स आर different. If fixed cost is different, OL will be different, FL will be different, CL will be also different. तो यहाँ पे आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और पूरा इनकम स्टेटमेंट, ये प्लान 1 का. सर प्लान 1 क्या है? प्लान 1 इतना ही है कि यहाँ पे डेट का अमाउंट अलग अलग है हर प्लान में. इफ डेट का अमाउंट अलग अलग है हर प्लान में, इंटरेस्ट भी हर प्लान में अलग अलग रहेगा. फर्स्ट प्लान में 600 का रहेगा, सेकंड प्लान में कुछ और रहेगा, थर्ड प्लान में कुछ और रहेगा. तो इंटरेस्ट बदला, एफएल बदला. तो ये प्लान 1 के लिए आप 3 सिचुएशंस किसके है? ये फिक्स्ड कॉस्ट के. प्लान 2 अगेन 3 सिचुएशन ए, बी एंड सी. प्लान 3 अगेन 3 सिचुएशंस ए, बी एंड सी. अगर आप देखोगे आप सिंपल यू कैन फिट इट इन वन इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो. मतलब एक ही बार सब कच्चा देखोगे तो बहुत ऐसा चिपको और गिचमिल हो जाएगा. तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कैसे इसको प्रेजेंट करोगे. जस्ट प्रेजेंटेशन इज योर विश, बट ऐसा जरूर करना कि ट्राई करना ताकि आपके अरिथमेटिक्स बस क्लियर हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं. कैन ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. जस्ट इट इज अरिथमेटिकल क्वेश्चन, कुछ रिवर्स कैलकुलेशन नहीं, बस सेम प्रोसेस को बार बार टेस्ट किया जाएगा. दर्द. बट इफ दिस कम्स फॉर 7 मार्क्स ना, इट्स अ लॉलीपॉप. लेंदी होगा बट लॉलीपॉप क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए अगर आया तो. मित्रा एंड मैत्री इसके दूसरा टॉपिक है. ठीक है, एग्जाम क्वेश्चंस कौन से जरा देखो, थोड़े एग्जाम क्वेश्चंस कर लेते हैं. बाकी क्वेश्चंस जो है उसके लिए आई हैव टू टीच यू वन कॉन्सेप्ट. नहीं, एक काम करते हैं, A2 से पहले क्वेश्चन 29 ये मार्क करोगे आप. क्वेश्चन 29 इट्स अ टू गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, कैलकुलेट percentage change in EBIT for company A and percentage change in margin of safety of company B. कंपनी ए का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है और कंपनी बी का परसेंटेज चेंज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है. इफ सेल्स ऑफ बोथ कंपनीज ड्रॉप बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर. लिसन वेरी केयरफुली. यहां पे आप ना थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करोगे. क्या शॉर्टकट सर? सर अगर सेल 25% से ड्रॉप हो रहा है तो कंपनी ए का उन्होंने पूछा है कि ईबीआईटी कितना चेंज होगा. सर सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप कौन सा लेवरेज बोलता है? पूछ रहा हूं. विच लेवरेज गिव्स यू द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड ईबीआईटी? कौन सर? ऑपरेटिंग लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईबी. यार ये सर ओएल इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन देखो हरा भी साला, उसने कंपनी ए का ऑपरेटिंग एवरेज नहीं दिया है. क्यों? अगर दिया रहता तो हो गया रहता क्वेश्चन 2 सेकंड में, बट नहीं, अपने को निकालना है. एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कंपनी बी. अब एमओएस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको एमओएस ट्रेडिशनल मेथड से निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनीज. ये आपका पहला स्टेप होगा ही होगा, बिकॉज जब तक आप कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाओगे आपको ओएल निकालने में दिक्कत होगी. तो आप क्या करो, पर्टिकुलर्स कंपनी ए कंपनी बी इनकम स्टेटमेंट. राइट डाउन क्वेश्चन 29. फर्स्ट ड्रॉप द फॉर्मेट. पेज लास्ट में तेरे पास नोट्स नहीं है क्या? नोट्स नहीं है? बोलता हूं मैं तो इनकम स्टेटमेंट ड्रॉप करो.
नवीन नाही पण ती आधी आली ती साठीला नव्हती जेव्हा नव्हती तेव्हा ती यायची. चलो बनाया आपने इनकम स्टेटमेंट. कंपनी ए कंपनी बी मेरे को बनाना पड़ेगा. बाकी भी कुछ करने का है ना. टैक्स रेट दिया है क्या? ठीक है. गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है बोलो. कितना है? 1,05,000 of sales of company B. 56,000. ओके. कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है. तो आप 1,05,000 का 60% निकालो. 63,000 is the variable cost of company B. 42,000 will become your contribution of company B. अच्छा, आप कंपनी ए का भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? नहीं नहीं निकाल सकते. नहीं निकाल सकते. नहीं नहीं नहीं, पहले करंट पोजीशन निकालेंगे ना. फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट करंट लेवल्स पे. इतना इन्फॉर्मेशन है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो अब आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा. सबसे पहले आप कंपनी ए का ओएल निकालने के लिए ट्राई करो. तो आपको कंपनी ए का क्या दिया है? हाँ ईबीआईटी तो है बट एफएल आपको वही वही बट एफएल से निकलेगा ना. एफएल कितना है? एफएल इज 5 times. द फॉर्मूला ऑफ एफएल इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. अब दोनों ही आपके पास नहीं है बट आपके पास बीच में इंटरेस्ट है तो आपको ईबीटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो 5 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो 5 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. कितना है? एक कंपनी ए का 12,000. तो फिर कंपनी ए का ईबीआईटी कितना होगा? कितना है? 15,000 is EBIT of company A. तो आप जाके लिखोगे ऊपर EBIT 15,000. आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो 35,000 का. तो आपका ईबीटी भी निकल जाएगा 3,000. टैक्स एट 30% इज 900 एंड देयरफॉर पैट इज 2,100. सेल्स कितना आएगा बोलो? 87,500. एक का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ने दिया है. ए का तुम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हो ना रिवर्स कैलकुलेशन. 60% ऑफ बी दे हैव गिवन. तो ये कितना है? 91,000. डन. अब आपको इंश्योर करना है कि बी का इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कैसे करें. बताओ कैसे करें. ओएल दिया है कंपनी बी का. तो ओएल दिया है आपके पास कंट्रीब्यूशन है तो ओएल से ईबीआईटी ढूंढ लो. तो मैं यहीं पे कर रहा हूं बी ओएल
ऑफ कंपनी बी, ये एफ किसका था, कंपनी ए का था, ओएल ऑफ कंपनी बी कितना दिया है, 4 टाइम्स, तो ओएल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सो ओएल इज 4, contribution is 42 na, therefore EBIT is how much, EBIT is 10,500, तो आप जाके लिखो EBIT 10,500, EBIT 10,500, therefore fixed cost कितने आएंगे, 31,500 और EBT will be 1,500, tax is 750 I suppose, and PAT is oh sorry 450, 1050, so sorry 1050 is PAT, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट बन गया है, अब जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वहां पे जरा जाते हैं। क्वेश्चन पहले अपन पूछ रहा है, इफ सेल्स डिक्रीज बाय 25%, what is percentage change in EBIT of which company, the question is asking, कंपनी ए, तो पहले आप बोलो ओएल ऑफ कंपनी ए, कंट्रीब्यूशन ओएल कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, टेल मी कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी ए 35,000, 15,000, तो ये कितना आता है 2.33333 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ओएल का टू लेवल क्या है, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आपको 2.33333 आपका पुणे स्टेशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको नहीं पता, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स होगा -25%, और सिर्फ -25, तो 25 to 2.333 take to the last, therefore percentage change in EBIT, बोलो 25 into 2.333 up to last 58.333 डिक्रीज, मतलब अगर आपके सेल 25% से गिरेंगे तो कंपनी ए का ईबीआईटी 58.33333% से गिरेगा, ठीक है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे कंपनी बी के लिए, कंपनी बी का पूछ रहा है, इफ सेल्स डिक्रीज बाय 25%, what is percentage change in margin of safety, what is percentage change in margin of safety is the question asking you। पहले मुझे बताओ आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यस और नो, actual sales you have, current also you have, and after reducing by 25% also you will get actual sales, what asked is calculation of break even sales, तो break even sales formula is fixed cost divided by PV ratio, fixed cost कितना है 10,500 ना, नहीं 31,500, and variable cost ratio was 60%, तो contribution ratio is 40%, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना है 78,750 आधा ब्रेक इवन सेल्स। तो आपकी जब सेल्स 1,05,000 है, आपका मार्जिन कितना है, एमओएस इज इक्वल्स टू करंट एमओएस 1,05,000 माइनस
78,750 कितना 26,250 is the current MOS. If sales fall by 25%, तो इनमें एक्चुअल सेल्स कितने होंगे 1,05,000 माइनस 25%, 1,05,000 माइनस कितना 78,750, तो आपका एमओएस कितना होगा। सी आपके सेल्स गिर रहे हैं एक्चुअल बेसिस पे, इससे आपके ब्रेक इवन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ब्रेक इवन पे इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ब्रेक इवन के फॉर्मूला कहीं पे भी सेल वगैरह ही नहीं। ब्रेक इवन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो सेम रहेगा, पीवी रेशियो भी सेम रहता है। तो इफ योर एक्चुअल सेल्स चेंज, प्लीज अंडरस्टैंड ब्रेक इवन रहेगा 28,750 सॉरी 26,250 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 26,250 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा, विच इज डिक्लाइन। तो अगर सेल 25% से गिरा, आपका मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा कितने से, पूरे 100% से। तो मार्जिन विल एंटायरली डिक्लाइन बाय 100%। ठीक है, क्लियर है। तो जरूर पहला वाला पोर्शन तो फिर भी मैनेजेबल हो जाएगा आपको, बट करंट सेकंड केस में आपको समझना पड़ेगा कि एमओएस पे निकालेंगे आप करंट लेवल पे, फिर रिड्यूस्ड लेवल पे, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज डिक्लाइन है एमओएस में, दैट इज 100% डिक्लाइन। ठीक है, आई थिंक 2 होमवर्क से आपके आज के। ठीक है, विल डिस्कस अदर थिंग्स टुमारो।